तो अब हम फिजिक्स का जो अगला चैप्टर है रेडियो सक्रियता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। तो रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? बेकुरल ने किया था। और पी क्यूरी और एम क्यूरी ये दोनों पति पत्नी थे, पी क्यूरी और एम क्यूरी दोनों पति, यानी क्यूरी ने किया था और हेनरी बेकुरल दोनों ने किया था। तीन व्यक्ति मिलकर किया था। कौन कौन? बेकुरल और पी क्यूरी, एम क्यूरी। इन खोजों के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जिन नाविकों में प्रोटॉन की संख्या 83 है, उससे अधिक होते हुए सभी क्या होते हैं? वो अस्थायी तत्व होते हैं। अस्थायी तत्व होते हैं। वो अस्थायी मतलब प्रोटॉन की संख्या 83 है, तो मतलब परमाणु संख्या क्या होगा? 83 से अधिक। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या 83 से अधिक हो या प्रोटॉन की संख्या 83 से अधिक हो, तो ऐसे जितने भी तत्व होते हैं जिसका परमाणु संख्या 83 से अधिक होता है, ये सभी क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। और जब अस्थायी हुआ तो ये सारे तत्व क्या होगा? रेडियो एक्टिव होंगे। क्या होंगे? रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाविक स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा जैसे किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करने लगती हैं। मतलब जो तत्व जिन तत्वों के परमाणु संख्या 83 से अधिक होता है, वे सभी तत्व अस्थायी है। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए? अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा जैसे किरणों को क्या करते हैं? स्वतः उत्सर्जित करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? स्वतः उत्सर्जित करने लगते हैं। ऐसे नाविक जिन तत्वों के परमाणु में होने वाले ऐसे नाविक जिन तत्वों के परमाणु में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ताकि किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। समझ गया? तो तत्व को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे। और जो किरण उत्सर्जित है उसे रेडियो एक्टिव किरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव किरण। जैसे अल्फा, बीटा, गामा ये सब कैसा किरण है? रेडियो एक्टिव किरण है। कैसा है? रेडियो एक्टिव किरण है। गामा किरण अल्फा, बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती है। सबसे पहले गामा किरण उत्सर्जित होता है, उसके बाद अल्फा, उसके बाद बीटा। तो सबसे पहले कौन सा किरण होता था? गामा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद बीटा। और सर्वाधिक वेधन क्षमता पूछेगा तो गामा, बीटा, अल्फा, गामा, बीटा, अल्फा, उल्टा कर देंगे। गामा, बीटा, अल्फा। और निकलने वाला भी सबसे पहला रेडियो एक्टिव किरण कौन सा? गामा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद बीटा। रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने पियरे और मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। यानी पियरे और क्यूरी ने किए थे। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक किया था, सोने के पतली चादर पढ़ार करके। लेकिन जो रेडियो सक्रियता के दौरान जो भी किरण निकलता था उसका पहचान किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। हाइड्रोजन का खोज भी किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और सोने के पत्थर पर जैसे कौन सा किरण? अल्फा किरण का बौछार कराकर जो पता लगाया था, किसका? प्रोटॉन का जो पता लगाया था वो भी रदरफोर्ड ने किया था। तो जब अल्फा, बीटा उस रेडियो एक्टिव किरणों के उस अल्फा, बीटा, गामा किरण निकलते हैं, उसका नाम को पहचान लेकिन किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था 1902 ईस्वी। कब किया था? 1902 ईस्वी में। हेनरी बेकरल, मैडम क्यूरी और पी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में। 1903 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1903 में दिया गया था। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा और बीटा गामा किरणें उत्सर्जित, जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व है 83 से अधिक जिसका परमाणु संख्या है, ये सभी क्या करेगा? अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करेंगे। क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे। जो बाद अंत शीशा में बदल जाता है। किस में बदलता है? शीशा में बदल जाता है। अंतिम लास्ट क्षण में क्या होता है? शीशा में बदल जाता है। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है अपने लास्ट क्षण में क्या होगा? वो शीशा में कांच में बदल जाता है। रेडियो एक्टिव किरणें किस में बदलता है? शीशा में। देखो अल्फा, बीटा किरणों कुछ उत्पत्ति देखो। अल्फा किरण की उत्पत्ति कौन से होता है? नाभिक से होता है। बीटा की उत्पत्ति नाभिक से होता है और गामा की उत्पत्ति नाभिक से होता है। अल्फा, बीटा, गामा ये तभी सभी किरणें कहाँ से उत्पत्ति होता है? नाभिक से होता है। और इसकी रचना अल्फा किरण क्या होता है? धनात्मक होता है। अल्फा किरण क्या होता है? धनात्मक होता है। बीटा किरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और गामा किरण उदासीन होता है। गामा किरण क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखना, अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक और गामा उदासीन होता है। और देखो अल्फा किरण 2 हीलियम के परमाणु मिलकर
दो हीलियम के मिलकर के एक अल्फा कण का निर्माण करता है। तो पूछेगा अल्फा की संरचना कैसा, तो H2He4 मतलब दो क्या है परमाणु संख्या, F4 क्या है परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है। अब जबकि बीटा किरण का द्रव्यमान कितना, तो 1E0 और गामा फोटोन होता है, फोटोन गामा क्या फोटोन है। द्रव्यमान सीधा कुछ पूछने वाला बात नहीं है। इसलिए अल्फा किरण क्या होता है, धनात्मक होता है, बीटा किरण ऋणात्मक होता है, गामा किरण उदासीन होता है। सभी किरणों का उत्सर्जन नाभिक से ही होता है। और फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव तीनों किरण डालता है, अल्फा बीटा गामा, ये सभी किरण क्या होता है फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालता है। जबकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सिर्फ अल्फा और बीटा ही प्रभाव डालेंगे, गामा नहीं डालेंगे, क्योंकि गामा क्या है उदासीन है, गामा क्या है उदासीन है। याद रखना, बस यही इतना क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखना कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में प्रभाव कौन सा किरण डालेगा, अल्फा और बीटा, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। हम अभी पहले भी पढ़ चुके, कैथोड किरण एनोड किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव डालता है, पढ़ चुके हैं। और वैसे ही अल्फा और बीटा क्या, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है, ये क्या क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव डालेगा। लेकिन गामा क्या उदासीन है, और उदासीन तो प्रभाव नहीं डालेगा, उदासीन तो प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन हाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर पूछेगा तो तीनों किरणें प्रभाव डालता है, तीनों किरणें प्रभाव डालता है। एक बात और, यदि हम किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकाल लेते हैं, तो उसमें कितने परमाणु की कमी आएगी और कितने द्रव्यमान की कमी आएगी। तो परमाणु कितने होते हैं, दो परमाणु, तो दो परमाणु की कमी हो जाएगी। और द्रव्यमान पूछेगा तो कितना कमी आएगा, तो द्रव्यमान 4 की कमी आएगी, 4 की। और किसके बराबर पूछेगा तो एक हीलियम बनावेंगे, एक हीलियम के बराबर कमी आएगा। और वहीं बीटा में पूछेगा तो द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन परमाणु संख्या में कमी बढ़ जाएगा, परमाणु संख्या एक बढ़ जाएगा। नेगेटिव होता है, बीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, एक बढ़ जाएगा, परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं हो। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है, गामा का होता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। तो सर्वाधिक वेधन क्षमता किसका होता है, गामा का, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा का होता है। सबसे अधिक आयनन क्षमता पूछेगा तो अल्फा का अल्फा बीटा गामा। हाँ, आयनन क्षमता में शुरुआत से अल्फा बीटा गामा आयनन क्षमता, वेधन क्षमता, आयनन क्षमता क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, आयनन क्षमता क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। एक अल्फा किरण से निकालने परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक अल्फा किरण यदि हम निकालते हैं, एक अल्फा किरण, क्योंकि अल्फा किरण की संरचना कैसा होता है He2 मतलब हीलियम की संरचना जैसा होता है। तो जैसे 2He4 मतलब एक अल्फा कण निकालेंगे तो परमाणु संख्या में कितने कमी होगा, 2 का कमी होगा, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी है, 4 की कमी आएगी। वहीं एक बीटा किरण निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 1 इकाई की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि, और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अल्फा किरण निकालने पर परमाणु संख्या में कितने कमी होगी, तो 2 की कमी होगी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। और बीटा किरण निकालने पर परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालने से परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन का नियम कहा जाता है। अल्फा और बीटा गामा किरणों को निकालने से परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या में जो परिवर्तन होता है तो उसको क्या कौन सा नियम कहेंगे, फ्यूजन का नियम कहेंगे, सोडी फ्यूजन का नियम कहेंगे, या वर्ग विस्थापन का नियम कहेंगे, वर्ग विस्थापन का नियम कहेंगे। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाते हैं। रेडियो सक्रियता गणना किसे द्वारा, गीगर मुलर काउंटर जिसे किया जाता है। जितने समय किसी रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहता है। मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है, जितने समय में उसका जो है परमाणु संख्या आधी हो जाता है तो वही उसका क्या कहता है, अर्ध जीवन काल कहलाता है। अर्ध जीवन काल क्या है, अर्ध जीवन काल में क्या होता है, किसी रेडियो एक्टिव तत्वों का परमाणु संख्या आधी हो जाता है। अर्ध जीवन काल में किसी रेडियो एक्टिव तत्वों का परमाणु संख्या क्या होता है, आधी हो जाता है, क्या होता है, आधी हो जाता है। इसे प्राय HL या T½ से सूचित किया जाता है। अब्र कोष्ठ क्या है, अब्र कोष्ठ क्या है, क्लाउड चैम्बर। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। उनकी ऊर्जा को मापने आदि
के लिए आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। तो आर्बकोस्ट का आविष्कार किसने किया था? विल्सन ने किया था। आर्बकोस्ट का आविष्कार किसने किया था? विल्सन ने किया था। और भारत में पहली बार बजट भी किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। वो दूसरा था जेम्स विल्सन 1860 में किया था। तो आर्बकोस्ट का भी आविष्कार किसने किया था? CRT विल्सन ने किया था। आर्बकोस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, कहाँ रेडियो एक्टिव कण है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए आर्बकोस्ट का उपयोग किया जाता है। और ऊर्जा मापने में भी आर्बकोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जीवाश्म, मृत पौधे आदि की आयु का गणना कार्बन 14 की विधि से किया जाता है। जितना भी जीवाश्म है जो जिसमें जीवों का अवशेष पाया गया था, वैसे पदार्थों का आयु गणना हम किसके द्वारा करते हैं? कार्बन 14 से, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा करते हैं। और उसमें कौन सा कार्बन का प्रयोग किया जाता है? कार्बन C14 का, कार्बन C14 का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्बन 2 समझते हैं, C6 12 और C6 14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। तो मतलब हाँ, समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया। द्रव्यमान ऊर्जा के भी संबंध किस, और इसे हम सापेक्षतावाद का सिद्धांत कहते हैं। सापेक्षतावाद का भी सिद्धांत किस कह सकते हैं। और इसे आइंस्टीन कहता है। इसका एक समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, वो कुछ चीज़ इसमें नहीं है। तो द्रव ऊर्जा का संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया। ये द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसी को हम सापेक्षता का भी सिद्धांत, अपेक्षता का सिद्धांत, कहीं कहीं सापेक्षता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत बोले या द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत, दोनों किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसका समीकरण क्या था? E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ m क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है। c क्या है? प्रकाश का वेग है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग होगा। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921 में। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921 में। किसके लिए दिया गया था? वही सापेक्षता का सिद्धांत के लिए दिया गया था। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। और 1903 में बेकुरल, P क्यूरी, M क्यूरी को दिया गया था। P क्यूरी, M क्यूरी को 1903 में दिया। किसके का? रेडियो सक्रियता के बारे में पता करने, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए हेनरी बेकुरल, P क्यूरी और M क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1903 में। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में प्राप्त होता है। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा प्राप्त है, किस रूप में प्राप्त है? उष्मा के रूप में प्राप्त है। और किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। एक आंकड़े से सूर्य से पृथ्वी को प्रतिदिन 4 × 10⁻26 जूल की ऊर्जा प्राप्ति होती है। मतलब सूर्य को प्रतिदिन 1 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी को 1 सेकंड में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा के बराबर है। 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में प्राप्त होता है। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में प्राप्त होता है। जिसके फल इसका द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁻9 kg प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना घट रहा है? 4 × 10⁻9 kg दर से प्रति सेकंड दर से घट रहा है। जबकि ऊर्जा कितना प्राप्त होता है? 4 × 10⁻26। यानी यदि हम कहें तो सूर्य से पृथ्वी की ऊर्जा 1 सेकंड में 4 × 10⁻26 जूल प्राप्त होता है। यही 1 सेकंड में सूर्य के द्रव्यमान में कमी कितना होता है? तो 4 × 10⁻9 kg का, 4 × 10⁻9 kg का प्रति सेकंड में सूर्य का द्रव्यमान घट रहा है। बताओ कितना। लेकिन उस सूर्य के द्रव्यमान के अनुसार यह क्या? एक नगण्य है। सूर्य के द्रव्यमान के अनुसार क्या? एक नगण्य है। इसलिए अभी सूर्य से ऊर्जा का स्रोत लाखों करोड़ों वर्ष चलेगा, परंतु ये सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो लगातार 1000 करोड़ वर्ष तक इसका ऊर्जा देता रहेगा। तो आज हम लोग का रेडियो, अभी जैसे कि हाइड्रोजन का पूछेगा, हाइड्रोजन का मतलब कि रेडियो एक्टिव पदार्थ तत्व कौन सा है? समस्थानिक। हाइड्रोजन का तो ट्राइटेनियम है। और कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसके मतलब कि जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है? लेकिन रेडॉन, लेकिन भूकंप होने पर यह उत्पन्न होते हैं। अब वायुमंडल में आर्गन नहीं होता। वायुमंडल में कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं होता? आर्गन नहीं होता है। तो आज हम लोग का रेडियो सक्रियता का भी चैप्टर समाप्त हो चुका है। नहीं होता है, आर्गन होता है। हाँ, रेडॉन ही नहीं होता है। सही बात। तो वायुमंडल में रेडॉन ही नहीं होता क्योंकि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, भूकंप के दौरान निकलता है। आर्गन होता है।